हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज हम अपना फाइनल कंपनीज एक्ट का चैप्टर शूट करने जा रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो चैप्टर है ये मैं आज आपके लिए एकदम मक्खन बना दूंगी। इसमें 128 से लेकर के 138 तक भी सेक्शन होते हैं। क्यों 138 भी? क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट है, वो दो चैप्टर के बीच में हम झूलते रहते हैं। इंटरनल ऑडिट भी लेकिन हम पढ़ेंगे इसी में, क्योंकि लॉ जिन्होंने क्रिएट किया है उन्होंने चैप्टर 9 का ही पार्ट माना है इंटरनल ऑडिट को। भले ही उसका नाम ऑडिट है और भले ही ऑडिटर्स आपका अगला चैप्टर है, लेकिन नहीं, हम 138 को यहीं पर कवर करेंगे। अब मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए, क्योंकि जैसा चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो ऑब्वियसली वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट बुक्स 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 बुक्स। सबसे पहला जो आपका सेक्शन आता है 128, वो कहता है हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अलावा वाले पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कवर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का खुद का सेक्शन CFS के साथ मिला दो तो 129 के अंदर कवर होता है। 130 में हम लोग इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन या रिकास्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं। 131 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर 134 वाली बोर्ड रिपोर्ट को अपनी मर्जी से रिवाइज करते हैं। 134 बोर्ड रिपोर्ट का एक कंटेंट का पार्ट है CSR भी, चैरिटी करना, वो 135 में कवर होगा। देन वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन 133, इनको लाने वाली बॉडी 132 में NFRA। देन FS, CFS, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट जो भी हमने सब बनाया, ये हमें मेंबर्स तक पहुंचाने के लिए 136 यूज करना पड़ता है और रजिस्ट्रार तक पहुंचाने के लिए 137, और फाइनली 138 में हम लोग इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे। ये ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। अब शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। पहला सेक्शन है 128। हर कंपनी को 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। मेरे साथ बोलेंगे 3 चीजें कौन सी? फर्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंड, बुक्स एंड पेपर, एंड थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीजें आती है और बुक्स एंड पेपर में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी एक डेफिनेशन वाला वीडियो शूट कर चुके हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर्ड थी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बुक्स एंड पेपर का पार्ट हो जाती है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनका कंप्रेस्ड वर्जन होता है। 2 क्लॉज 40 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। अब किस प्रकार से बनाते हैं अपने, कैसे बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं ट्रू, सच्ची सच्ची बता दो कंपनी के अंदर में क्या हुआ है वही दिखना चाहिए बुक्स के अंदर। बनानी अक्रूवल बेसिस पे, तेल लेने जाए कैश, कैश आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ रिकॉर्ड करो। देन आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री नहीं, जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट भी होगा। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं बुक्स। ई फॉर्म में मेंटेन करने के लिए अगर मैं बताऊं तो एक्सेसिबल इन इंडिया, ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जरा भी उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा ओरिजिनली बना था बिल्कुल वैसा होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, लेजिबल। देखिए, स्टोरेज करने लायक, फिर वापस रिट्रीव करने लायक, क्योंकि आप इसे फेंक नहीं सकते जब तक कि लॉ परमिट नहीं करता। और हमारे देश में कानून कहता है आपको अपनी किताबें प्रिजर्व करनी पड़ेगी। प्रिजर्वेशन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे हमारे 5th टॉपिक में। अभी हम ई फॉर्म की बात कर रहे हैं। बैकअप इंडिया के अंदर ही रखना है जी, फिजिकली लोकेटेड सर्वर्स में, ऐसा सवाल बनता है। अच्छा, इसमें से क्या क्या सवाल बनते हैं वो जब आप PDF डाउनलोड करोगे उस पर रेड कलर से मार्क्ड मिलेगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है कि बैकअप जो है वो इंडिया में ही होना चाहिए। आप केवल किताबें बनाकर उसको इंडिया के बाहर ही केवल एक्सेसिबल नहीं रख सकते, तो ये जरूरी बातें थी। साल में एक बार ROC को आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी सर्विस प्रोवाइडर की, उसका नाम, IP एड्रेस, लोकेशन, क्लाउड एड्रेस वगैरह वगैरह। आजकल यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद अब मैंडेटरी हो गया है, हर कंपनी एक ऐसा ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो। ऑडिट ट्रेल मतलब किसने कब एंट्री करी, क्या चेंज आया, हर एक चीज की डिटेल रिकॉर्डिंग उसमें होगी। इसका एडिट लॉग भी बनेगा, कितनी तारीख को चेंजेस हुए थे, किसने किए थे, एवरीथिंग विल बी नोटेड, ताकि ऑडिटर पकड़ पाए किसी को भी। इसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकता है। तो ये ई फॉर्म की बात हो गई। अब आइए, ये किताबों को रखना कहाँ है? वेयर टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे रहते हैं, वैसे ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कंपनी के घर पे रहेंगे, जो कि है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन पते की बात यही है कि आप चाहें तो इसे इंडिया में किसी और जगह पे रख सकते हैं जहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। AOC 5 के अंदर 7 दिन में ROC को बताना पड़ेगा अगर आपने इंडिया में कोई और जगह पे किताबें रखी है तो।
बैंक्स तो पागल ही हो जाती अगर उन्हें अपनी किताबें रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखनी पड़ती तो, क्योंकि उसकी तो बतेरी ब्रांचेस होती हैं। तो भैया ब्रांच के बारे में मैं आपको बता दूं, ब्रांच अपनी किताबें अपनी ऑफिस पर रख सकती हैं, इन्हें केवल समराइज रिटर्न पीरियोडिकली, यानी अगर इंडिया के बाहर है तो क्वार्टरली, अदरवाइज पीरियोडिकली रजिस्टर्ड ऑफिस पे या जिस भी जगह बाकी किताबें पड़ी हैं वहां भेजते रहना पड़ेगा। ये बातें हो गई लोकेशन की। प्रिजर्वेशन में कहूं तो 8 साल तक के लिए आपको किताबें संभाल कर रखनी होंगी। अब अगर कोई कंपनी है जिसको 8 साल नहीं हुए हैं तो वो पिछले कितने साल की किताबें रखेगी? अरे जितने साल की कंपनी हुई है, क्योंकि किताबें पैदा थोड़ी करोगे, वो तो जो साल कंप्लीट हो गए उतनी की किताब रखोगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पे शक हुआ और उनने शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक बोलेगा आपको तब तक किताबें मेंटेन करनी पड़ जाएंगी। किस्मत अगर आपकी खराब हुई तो। ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्रिपरेशन, मैनर, ई फॉर्म, लोकेशन, प्रेजर्वेशन। अगला टॉपिक इसमें आता है इंस्पेक्शन। कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? यू विल बी शॉक्ड टू नो कि शेयर होल्डर्स तक भी क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि आपको घर बैठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का हक है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उससे भी ज्यादा डिटेल्ड होती है ना। इसका हक केवल डायरेक्टर को है। कोई भी प्रकार का डायरेक्टर चलेगा, पर खुद आना, किसी एजेंट को मत भेज देना। रजिस्टर्ड ऑफिस या जहां पर भी पड़ी है किताबें वहां आपको देखने का मौका मिलेगा। बिजनेस आवर्स के दौरान आधी रात को कौन आपको किताबें देखने का मौका देगा? लेकिन सब्सिडियरी की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो वो केवल एक पर्सन जो कि बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड है, केवल वही सब्सिडियरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर इंफॉर्मेशन कभी इंडिया के बाहर मेंटेन हुई किसी कंपनी की तो डायरेक्टर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। डायरेक्टर की रिक्वेस्ट जैसे ही आई कि उसे कौन सी डिटेल चाहिए, कौन से पीरियड की चाहिए, वैसे ही कंपनी उसको फटाक से 15 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब एम्प्लॉइज जो हैं वो असिस्टेंस देंगे, कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, 15 दिन के अंदर अंदर सारी डिटेल डायरेक्टर को दे देंगे। अब जो एम्प्लॉइज हैं वो असिस्टेंस देंगे, इस पूरी इंस्पेक्शन की प्रोसेस को हेल्प करेंगे। पनिशमेंट इस पूरे सेक्शन की और पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये 2 टॉपिक बचे 128 में हमारे। तो 128 को 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 7th पार्ट इज कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, एमडी क्योंकि ये पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, WTD फाइनेंस वाला होगा तो ही, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। CFO में भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इसलिए इसको भी पकड़ लिया। या कोई भी और इंसान जिसको भी इस ड्यूटी के साथ हमने नवाजा था, उसे भी हम पर्सन रिस्पॉन्सिबल में मानेंगे। और इस सेक्शन की कोई भी बात न मानने पर इनको पेनल्टी लग जाएगी 50,000 से 5 लाख। ये हुआ 128, इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रिपेयर क्या क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनर क्या रहेगा? ट्रू एंड फेयर, अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री। ई फॉर्म में इंडिया के बाहर जी नहीं, इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए। ओरिजिनल फॉर्मेट, कंप्लीट, अनऑल्टर्ड, लेजिबल, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्पोज नहीं करना है। बैकअप इंडिया में फिजिकल लोकेटेड सर्वर्स में होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर ही चलेगा, एडिट लॉग डिसेबल नहीं कर सकते। देन लोकेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी अदर प्लेस इन इंडिया। लेकिन एनी अदर प्लेस में रखोगे तो प्लीज एक काम करिएगा कि बोर्ड जहां पे भी डिसाइड करेगा 7 दिन के अंदर AOC 5 में ROC को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगर प्रेजर्वेशन की बात करूं तो 8 फाइनेंशियल ईयर्स, अगर कंपनी 8 साल तक नहीं चली है तो जितना भी लोअर पीरियड है वो भी चलेगा। इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा, अगर CG ने चालू कर दिया है तो 8 साल से ज्यादा भी बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब इंस्पेक्शन किसको करने देंगे? अगर कंपनी की बुक्स की बात करूं मैं तो डायरेक्टर को मिलेगा हक। डायरेक्टर खुद कर सकता है, एजेंट से नहीं करवाएगा। सब्सिडियरी की बुक्स है तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। पर्सन रिस्पॉन्सिबल में MD, WTD, CFO, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड एंड पेनल्टी है 50,000 से 5 लाख। इसके साथ हमारा पहला सेक्शन मक्खन की तरह होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगले सेक्शन पे आते हैं जिसका नाम है 129। ये बात करेगा FS की। क्या बात है, FS की भी यही 3 आदतें। FS भी ट्रू एंड फेयर व्यू की तरह होना चाहिए। FS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे 133 वाले, 133 आने वाला है। एंड शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का फॉलो करना है, जहां फॉर्मेट दे रखा है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इन तीनों चीज को फॉलो नहीं करते तो 129 का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान लेते हैं आप नहीं फॉलो कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको बतानी पड़ेगी 3 चीजें। डेविएशन, क्या नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं फॉलो किया, और उसका P&L पर क्या असर पड़ा। इस पूरे सेक्शन में 3 को तो हमने एग्जेम्प्ट ही कर दिया, इन 3 को बोलेंगे टोटल बाय बाय। 129 इन तीनों को नहीं लगेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके खुद के रिस्पेक्टिव एक्ट्स में इनका खुद का फॉर्मेट दे रखा है। CG भी चाहे तो इस सेक्शन से किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती है, और किया भी है उन्होंने। डिफेंस में इन्वॉल्व वाली गवर्नमेंट कंपनीज को AS 17 फॉलो नहीं करना। अब
एजीएम पर हर कंपनी को एफएस के साथ साथ सीएफएस भी ले करना है। किसको बनाना है तो सुनिए, जिस भी कंपनी की सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर होगी वही ना कंसोलिडेट करके बताएगा। कंसोलिडेशन का मतलब ही क्या होता है, एसेट वगैरह को जोड़ के बताना। तो अगर होंगी होल्डिंग सब्सिडियरीज तभी तो आपस में जोड़ के सबकी लैंड बिल्डिंग लायबिलिटीज जोड़ के बताओगे। बनाना कैसे है, सेम टू सेम, जिसको लॉ में कहते हैं मुटाटिस मुटांडिस, मतलब इसको भी एएस लगेगा और शेड्यूल 3 लगेगा और ट्रू एंड फेयर तो करना ही है, वो तो बोलने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी को एएस नहीं लगता है तो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि अगर किसी कंपनी को एएस नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उसको अभी भी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना तो है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जहां डायरेक्टर जिद करता है मैं तो नहीं बनाऊंगा कंसोलिडेशन क्योंकि मुझे कंसोलिडेशन वाला AS 21 नहीं लगता। तो अपन को बोलना है भाई तुझे AS 21 नहीं लगता तो क्या हुआ, तुझे शेड्यूल 3 तो लगता है तो चुपचाप बना। लेकिन किसको किसको एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन का मतलब है इनको बिल्कुल नहीं बनाना है, इनको बिल्कुल नहीं बनाना है कंसोलिडेशन। तो उस केस में 3 शर्तें हैं। सबसे पहले इस कंपनी को कब नहीं बनाना है, जब इसने अपने सभी मेंबर्स को इन राइटिंग बोल दिया था कि मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा, इसकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी है इसके पास और एक ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त कि ये ना तो लिस्टेड होनी चाहिए ना लिस्टिंग की प्रोसेस में होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, इसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने आरओसी के पास सीएफएस फाइल कर दिया होना चाहिए, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए। तो जब ऑलरेडी एच ने फाइल कर दिया है तो एच में खुद का, कंपनी का, सब्सिडियरी का, सबका डिटेल आ तो गया होगा। तो इसीलिए अब इसे और फर्दर फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर ये तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिव फॉलो होती है तो। ये हो गया आपका बेसिक किसको सीएफएस नहीं बनाना। अब एफएस के पीछे अटैच करिएगा सब्सिडियरी के सेलिएंट फीचर्स भी एओसी 1 में। इस पूरे सेक्शन के पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल और पेनल्टी बिल्कुल सेम है 128 वाली, बस इसमें 1 साल की जेल भी है। तो ये एक एडिशनल चीज आपको ध्यान रखनी थी। इसके साथ आपका 129 भी हो जाता है। 129 ए नया इंसर्ट हुआ है, जैसे ही किसी सेक्शन के पीछे ABCD ऐसा कुछ लगता है हमें पता ही होता है कि वो नया है। अनलिस्टेड कंपनीज के केस में बोला है कि आपको पीरियोडिकल एफएस बनाने पड़ेंगे। अब साल में 1 से ज्यादा बार प्रिपेयर तो करोगे पीरियोडिकल बेसिस पे। अब क्योंकि साल में 1 से ज्यादा बार अगर पूरे एफएस बनेंगे तो ऑडिट करना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि समय की कमी लगेगी। तो हो सकता है हम फटाफट उसका लिमिटेड रिव्यू करवा लें। तो जो भी रिव्यू करवाने बोला है आप वो करवा दोगे। 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास इसकी कॉपी फाइल कर देनी है अलॉन्ग विद द फीस। ये हो गया 129A। 130, एक बात ध्यान रखिएगा, 130 इज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 130 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलो, पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलो। कितने पुराने? पिछले 8 सालों में से कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलवा सकते हैं आपकी। अगर सीजी ने इन्वेस्टिगेशन रखी थी तो पुरानी वाली यानी 8 साल से पहले की किताब जो बना रखी है आपने उसे भी खुलवा सकते हैं। खुलवाएगा कौन? खुलवाने की एप्लीकेशन आ सकती है 5 लोगों के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी या अदर पर्सन। ये लोग इस कंप्लेन को फाइल किसके पास करेंगे? सबका मालिक एक, एनसीएलटी या कोर्ट। एनसीएलटी को कंप्लेन करके क्या बोलेंगे कि देखिए ना, या तो इसके पुराने अकाउंट्स फ्रॉडुलेंटली बने थे या इसने अपने अफेयर्स इतने मिसमैनेज किए हैं कि अब हमें इसके एफएस पर भरोसा नहीं है, खोलिए इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही कोर्ट के पास ऐसा कोई ऑर्डर या एनसीएलटी के पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है तब वो सारे एप्लीकेंट्स को नोटिस दे देगा, सबकी रिप्रेजेंटेशन सुनेगा और फिर लगा तो रिवाइज रिकास्ट करवाएगा अकाउंट्स को, रिवाइज रिकास्ट अकाउंट्स फाइनल हो जाएंगे। ये था आपका सेक्शन 130। अब बात करते हैं 131 की। बेटा 131 बोलेगा वॉलेंटरी रिविजन। ये वॉलेंटरी रिविजन किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं हो रहा। इस सेक्शन में कौन करवा रहा है? बोर्ड करवा रहा है। जैसे इस सेक्शन में इन लोगों ने करवाया था तो जबरदस्ती हुआ था, जबकि अगले सेक्शन में वॉलेंटरी हो रहा है क्योंकि बोर्ड अपनी मर्जी से कर रहा है। एक फर्क और है, सेक्शन 130 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुल रही थी, 131 में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुलेंगी या तो बोर्ड रिपोर्ट खुलेंगी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुलेगी या तो बोर्ड रिपोर्ट खुलेंगी। क्यों खुलेंगी? क्यों? क्योंकि वो कंप्लाई नहीं करती हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस। एफएस बनाते वक्त 129 की कोई चूक हो गई, जैसे कि या तो ट्रू एंड फेयर नहीं है या फिर शेड्यूल 3 कंप्लाई नहीं करता या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भूल हो गई। बोर्ड रिपोर्ट में 134 का कोई कंटेंट लिखना भूल गए, ऐसा कुछ भी हुआ है तो बोर्ड अपनी मर्जी से किताबें खुलवा रहा है।
अब ये मर्जी से किताबें कितने साल की खुल सकती हैं? पिछले 3 साल की। ये भी फर्क हो गया, क्योंकि 130 में हम 8 साल की किताबें खुलवा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ पिछले 3 साल की एफएस या बोर्ड रिपोर्ट खुलेगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि 1 साल में एक बार से ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 साल में एक बार से ज्यादा, टाइम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड तो ठीक है 3 साल की ओपन होगी, 1 साल में एक बार से ज्यादा आप इस सेक्शन की अमेंडमेंट नहीं करवा सकते। और अगर आपने कराई तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको पूरा पूरा रीजंस देना पड़ेगा रिवीजन का, कैसे कराएंगे। एक चीज कॉमन है 130 और 131 में, क्योंकि सबका मालिक एक, इसलिए यहां पे भी एनसीएलटी की ही अप्रूवल लगेगी। आइए पूरी प्रोसेस फटाफट समझ लेते हैं। बोर्ड सबसे पहले अपने ही मन में एक रेजोल्यूशन पास करके नक्की करता है कि या तो मुझे एफएस अमेंड करने हैं पिछले 3 सालों में से किसी के, या फिर मुझे बोर्ड रिपोर्ट अमेंड करने हैं। ऐसा फैसला लेने पर 14 दिन के अंदर अंदर वो लोग एनसीएलटी 1 में एक एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी को। इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है अभी मैं बता दूंगी आपको। ये एप्लीकेशन के अंदर में होता है कौन से साल की एफएस को चेंज करा रहे हो या बोर्ड रिपोर्ट को चेंज करा रहे हो। एमडी, सीएफओ, सीएस, डायरेक्टर, इनके पूरे नाम नक्शे सब होते हैं, ऑडिटर की पूरी डिटेल होती है। इस बोर्ड रेजोल्यूशन की भी एक कॉपी होती है। क्यों करवा रहे हैं एफएस या बोर्ड रिपोर्ट का रिवीजन, उसका कारण होता है। अच्छा, अगर बाई चांस इस एप्लीकेशन के जस्ट पहले डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स चेंज हुए थे तो उसकी भी फैक्ट इसमें डिस्क्लोज कर दोगे। ये करने के बाद इसे कम से कम हियरिंग के 14 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देना। अब एनसीएलटी के पास मुद्दा पहुंच चुका है, तो एनसीएलटी लोगों को सुनेगा ना, तब जाके फैसला लेगा। तो एनसीएलटी फटाक से ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी सबको नोटिस दे देगा, दूसरे भी लोगों को नोटिस दे देगा, सबको सुनेगा, एप्लीकेशन पढ़ेगा और फिर वो फाइनली डिसाइड करेगा कि उसे अलाउ करना है कि नहीं। मान लेते हैं कि वो एफएस या बोर्ड रिपोर्ट को अमेंड करने का ऑर्डर पास कर देता है, वो राजी हो गया, तो ऐसे में कंपनी को फाइल करना पड़ेगा सर्टिफाइड राजी ऑर्डर टू आरओसी कि भाई मान गया है एनसीएलटी, अब हम लोग एफएस बदलेंगे। सेम बात पे उसे फटाक से एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, उनको बताने के लिए कि भैया हम लोग एफएस में बदलाव कर रहे हैं या बोर्ड रिपोर्ट चेंज कर रहे हैं। फटाफट नोटिस देगा। नोटिस कैसे देगा भैया? न्यूज़पेपर में दे देगा, इंग्लिश और वर्नाक्युलर, ठीक है। ये भी बता देगा कि क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, और फिर उस मीटिंग में आकर एफएस, डायरेक्टर स्टेटमेंट, ऑडिटर स्टेटमेंट सब सुनकर फाइनली ये लोग रिवाइज्ड एफएस वगैरह के अडॉप्शन का अप्रूवल करवाते हैं। मतलब मीटिंग में वोटिंग होती है, वोट होने के बाद रिवाइज्ड एफएस या रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट तैयार हो जाती है और ऑडिटर का स्टेटमेंट, ये सब मिलके आपको 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करना होता है। ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी। सीजी चाहे तो इस सेक्शन में और भी रूल्स बना सकता है उस रिवाइज्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट के लिए। ये जो रिवाइज्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट है, इसमें एक डॉक्यूमेंट पीछे अटैच किया जा सकता है कि क्या क्या नया ऐड हुआ है। ऑडिटर को बोला जा सकता है कि तू भैया ये रिवाइज्ड इसकी ऑडिट भी कर। डायरेक्टर्स को भी कुछ स्टेप्स बताए जा सकते हैं। तो सीजी चाहे तो कुछ रूल्स यहाँ पे बना सकता है। अब इस वाले पार्ट में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला न्यू एडिशन है पूरा, जो ये पार्ट है दिस इज एंटायरली न्यूली एडेड, दिस इज एनसीएलटी रूल जो हमें इसके साथ पढ़ना होता है। 131 हो गया। अब आ जाते हैं 132 एनएफआरए पर। कंप्लीटली थियोरेटिकल सेक्शन है। नफरा किस बारे में बात करता है, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो नफरा बॉडी ना पहले थी ही नहीं, इसकी जगह सब कुछ आईसीएआई ही करता था। एंड आईसीएआई ट्राइड इट्स बेस्ट कि भैया नफरा जो है वो थोड़ी डेटर भी हो जाए। तो 132 सेक्शन को 2018 तक तो आने ही नहीं दिया गया था। अब नफरा फाइनली पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है। इसका रीजन भी इसे डिले करने का यही था कि एनएफआरए इज गोइंग टू टेक अवे अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ आईसीएआई। अर्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको पनिश करना, एवरीथिंग वाज सोलली आईसीएआई के हाथ में। अब एनएफआरए ने थोड़े वो फंक्शंस हमसे ले लिए हैं। कौन कौन से फंक्शंस अब एनएफआरए कर रहा है, पहले मैं वो समझा देती हूँ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बॉडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करी है और ये अपने अलग अलग काम डिविजन्स के थ्रू करने वाली है। अलग अलग काम बोले तो सबसे पहला काम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी एएस की और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। एएस लगेंगे कंपनीज को, स्टैंडर्ड्स लगेंगे ऑडिटर को। ऐसा करने के लिए ये आईसीएआई से रिकमेंडेशन लेने वाली है।
132 कराऊं उसके साथ साथ 133 भी हो जाता है। देख लो, ये 133 छोटू सा सेक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कहता है ICAI-AS रेकमेंड करता है, NFRA इसको एग्जामिन करके खुद के रिकमेंडेशंस देता है, और CG जो है नफरा के साथ ही पहले एग्जामिन करता है नफरा के रिकमेंडेशंस को, फिर खुद ही उससे कंसल्ट करता है और फिर AS मार्केट में लॉन्च भी कर देता है। तो बिल्कुल इसी 133 से ये पहला फंक्शन आपका बन गया। अब देखिए, NFRA ने सपोज AS और ऐसे बना भी दिए, पर खाली बना देना तो काफी नहीं होता है, आपको इसे लगाना भी पड़ता है। लगाने के बाद देखना भी पड़ता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनीज इसे फॉलो कर रही हैं कि नहीं। तो वो मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस करवाती है, AS की कंप्लायंस करवाती है और SAS की भी कंप्लायंस करवाती है। AS की कंप्लायंस कौन करेगा? कंपनीज। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस कंप्लायंस वाला टॉपिक, आई रियली वांट टू टेल यू कि नफरा का भी एक होता है गैम्बिट, मतलब नफरा के अंडर कौन कौन सी कंपनीज आएंगी, इसका एक रूल है, रूल 3, जिसमें डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको नफरा गवर्न कर सकता है। तो NFRA सारी लिस्टेड को तो पकड़ ही लेगा। अनलिस्टेड में जब उसने पब्लिक कंपनी को पकड़ा तो 3 लिमिट है, 500, 500, 1000। खुद का लगाया हुआ पैसा 500 करोड़, मांगा हुआ पैसा 500 करोड़, हमेशा सबसे बड़ी लिमिट 1000 करोड़ टर्नओवर की। अब एक बार आप इस लिमिट में या लिस्टेड में फंस गए तो उसको हटाने के बाद भी 3 साल तक तो आप NFRA के नजरों में ही रहेंगे और उसके गिरेबान में ही पड़े रहेंगे। इसके अलावा ये बाय फिर से आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी सबको पकड़ के लगा दो नफरा के अंडर ही। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को रेफर किया है तो वो भी आएगी। 5th और आखिरी पॉइंट किसको डाल रहे हैं अपन यहाँ पे? इंडिया के बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट को। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई इन अबव कंपनीज की सब्सिडियरी या एसोसिएट है, जो अकेली बॉडी कॉर्पोरेट का नेटवर्थ या इनकम टोटल नेटवर्थ और इनकम, कंसोलिडेटेड नेटवर्थ और इनकम का 20% से ज्यादा है। मतलब ये सब्सटैंशियल सब्सिडियरी है ऑफ एन इंडियन कंपनी जो भी नफरा के अंडर कवर्ड है। तो ये सब हो गया गवर्नेंस वाली बातें। अब मैं आ जाती हूं AS। अब मुझे अगर पता करना है कि किसी कंपनी ने AS फॉलो किया है कि नहीं, तो AS फॉलो करके तो FSC बनाता है कोई भी कंपनी, तो मुझे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने होंगे। मैं कंपनी या ऑडिटर से फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांग सकती हूँ कि आओ और मुझे बताओ। भाई फोन पे मत बता, मैसेज पे मत बता, तू खुद आ जा। आई कैन ऑल्सो कॉल देम पर्सनली, तो नफरा कैन कॉल पर्सनली। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, तो ये तो CA फॉलो करता है। तो CA क्या है ना, ऑडिट करते वक्त अपने वर्किंग पेपर्स बनाता है, तो ये उसके वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकती है। क्या CA ने अच्छी क्वालिटी कंट्रोल लगाई कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन अपने सारे आर्टिकल्स वगैरह से बनवाता है कि नहीं, उसके ऑडिट की प्रोसीजर आओ मैं करके देख लूँ थोड़ा सा। वो ऑडिटर को भी बुला सकती है अपने गवर्नेंस प्रैक्टिस वगैरह बताने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल प्रेजेंस भी उसका बुला सकती है। अब ऐसा करने के लिए NFRA को एक्सपर्ट्स की जरूरत है जिनको ऑलरेडी ऑडिट वगैरह आती हो, वरना NFRA ये कैसे करेगा? अच्छा, NFRA को हमने कुछ ये बातें बोल दी है कि जैसे ही अब वो ये सब चीज़ें पता करेगा तो उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई, कभी कभी कॉन्फिडेंशियल बातें भी पता चल गई, तो हम उसे कह रहे हैं प्लीज़ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं छाप मत देना, उसकी सेपरेट रिपोर्ट CG को दे देना। अब एक मस्त आपको बताती हूँ मैं धमकी वाली चीज़। इफ़ यू विजिट NFRA की वेबसाइट, आपको दिखेगा कंपनीज के नाम और ऑडिटर्स के नाम जिन्होंने नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, उसकी वेबसाइट पर ही नाम दिख जाएगा। किसका नाम नहीं दिखेगा? जिसका नाम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं डिस्क्लोज करना था, उसके लिए अलग से इसने रीजंस लिख लिए होंगे कहीं पर और फिर नहीं रिकॉर्ड किया होगा उसको। अच्छा, अगर गड़बड़ मिल गई तो वो इन्वेस्टिगेशन ही करवा देगा अपने कंसर्न डिवीजन के थ्रू, फिर तो बैंड बजनी ही बजनी है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में उसके पावर्स वगैरह भी बताऊंगी आपको। अच्छा, CA वाला जो पॉइंट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वहीं से उसकी थर्ड एक्टिविटी बनती है, थर्ड फंक्शन बनता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम की क्वालिटी चेक करना है उसे और इम्प्रूवमेंट बतानी है कि कैसे कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑडिटर का काम क्या होगा कि जो जो बातें उसे बोली गई है वो बातें वो मानने के बाद में एक डिटेल्ड प्लान और टाइम लिमिट सब दिया होगा नफरा ने तुमको, तो तुम्हें वो इम्प्रूवमेंट करके अपनी रिपोर्ट NFRA को वापस देनी है। NFRA तुम्हारी इंप्रूवमेंट्स को मॉनिटर करेगा और एक्शन लेगा, बताएगा कितना प्रोग्रेस हुआ है कितना नहीं। वो चाहे NFRA तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑफ ICAI को भी रेफर कर सकता है केसेस।
आईसीआई पहले एनएफआरए से, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से ही सारे काम चेक करवाता था हर सीए की नॉन कंप्लायंस का, लेकिन अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का काम सब्सटैंशियली कम कर दिया है एनएफआरए बनाने के बाद में। अब चाहिए तो आप एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं ये पूरा काम करने के लिए, ठीक है। फाइनली कुछ और फंक्शंस भी है जो हम एनएफआरए को देते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की डिटेल रखो, कौन सी कंपनी ने कौन सा ऑडिटर अपॉइंट किया। इसके लिए होगा क्या, हर बॉडी कॉर्पोरेट एनएफआरए 130 डेज के अंदर नफरा को फाइल करके बता देगा कि मैंने किसको ऑडिटर रखा है। अवेयरनेस स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोनों की अवेयरनेस फैलाने का काम एनएफआरए का है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करके ऑडिट रेगुलेटर्स चेक करना है कि भैया कैसे एएस और एसएस का कंप्लायंस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एनएफआरए के सारे काम हो गए आपके। अब एनएफआरए में बैठेगा कौन, एनएफआरए में बैठेगा हर डिवीजन के लिए एक चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स 15 से कम होंगे कभी भी, अभी तो 3-4 ही इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स के लिए इन्होंने मस्त एक रिप्रेजेंटेशन की लिस्ट निकाली है कि कौन कौन होना चाहिए। बोले एक एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक सीएजी, एक आरबीआई, एक सेबी, और इनके रैंक्स भी बता दिए। भाई एमसीए वाला जो बंदा होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम टक्कर का नहीं होगा, सीएजी वाला अकाउंट जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर से कम नहीं हो सकता, आरबीआई और सेबी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कम वाली पोस्ट का बंदा नहीं चलेगा। आईसीएआई का प्रेसिडेंट सुओ मोटो अपने आप ही इधर बाय ऑफिस ही इधर आकर बन जाएगा इसका मेंबर। एएसबी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आईसीआई एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आईसीआई दोनों के चेयरपर्सन भी बाय डिफॉल्ट यहाँ बन जाएंगे। और 2 एक्सपर्ट्स इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है, अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, लॉ, किसी भी फील्ड में से किसी भी एक्सपर्ट को आप उठाकर यहाँ पर बना सकते हो। ये जो भी लोग ऊपर दिए हुए हैं ये सब लोग एक रिटन में डिक्लेरेशन देंगे सीजी को कि भैया हम लोग का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमें आप हायर कर सकते हो, हम लोग चीटिंग वीटिंग करेंगे नहीं, हम लोग का कोई पर्सनल फायदा कहीं से अटक नहीं रहा है। अब ये जो चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर है ना, ये किसी भी ऑडिट फर्म से एनसीएल मतलब नफरा में अपॉइंटमेंट के दौरान तो रिश्ता रख ही नहीं सकते, 2 साल बाद भी रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे में तो बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझ सकते हैं कि करप्शन का चांस हो सकता है कि मैं किसी सीए को पनिश करने जा रही हूँ तो वो सीए मुझे क्या कहा, नफरा तुम्हें कितने पैसे देता है, मैं उससे तुम्हें डबल पैसे देकर अपने यहाँ पे नौकरी पे रखता हूँ, मुझे इसमें मत पकड़ो। तो ऐसा कुछ भी कोई कर सकता है, इसलिए हमने कह दिया भैया 2 साल तक तुम नौकरी ऑफर करने की पोजीशन में ही नहीं रहोगे। सीजी चाहे तो सेक्रेटरी, एम्प्लॉयज वगैरह जो भी चाहिए नफरा को, नफरा के पास रिसोर्स की कमी नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुले दिल से तुम्हें सारे रिसोर्सेज देगा। अब पावर्स क्या है इसके पास में, पावर ये है कि वो चाहे जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, किसी सीए की, और एक बार जो इसने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी किसी और बॉडी की कोई इन्वेस्टिगेशन उसके पीछे नहीं हो सकती है। इसके पास पावर्स सिविल कोर्ट वाले होंगे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी की भी डिस्कवर या प्रोडक्शन मंगवा सकता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं भी पड़ी हो ये बुलवा सकता है, किसी इंसान को बुलवाकर शपथ उसकी एग्जामिन करके उसको शपथ पे एग्जामिन कर सकता है, जैसे कि सिविल कोर्ट करता है, उसकी कोई भी बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब इंस्पेक्ट कर सकता है, विटनेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ऐसे सारे पावर्स उसके पास में हैं। अगर गलती से किसी का मिसकंडक्ट प्रूव हो गया, इंडिविजुअल सीए हो तुम, 1 लाख से 5 गुना फीस तक का जो तुमने ली है क्लाइंट से ऑडिट की, फर्म हो 2-4 पार्टनर है तो ज़्यादा माल होगा, तो 5 लाख से 10 गुना तक भी फीस का आपसे चार्ज किया जा सकता है। मेंबर को डीबार कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, इतनी मेहनत से आप सीए बने, आपका नाम आया है, लिस्ट में से नाम काट देंगे, 6 महीने से लेके बाबा रे बाबा 10 साल तक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वैल्यूएशन करने लायक नहीं रहोगे। पर अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मैम हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, ये तो मतलब नफरा तो अपनी मनमानी कर रहा है, जाओ अपील कर दो, दुखी हो तुम तो एनसीएलएटी को अपील तुम कर सकते हो। मीटिंग्स कितनी क्या रहेगी इसकी देखिए, मीटिंग्स जो प्रिस्क्राइब टाइम और प्लेस बोला है उतनी कर लेना। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, बुक्स वगैरह मेंटेन करनी है जैसा सीएजी बोलेगा, सीजी के साथ मिलकर, ऑडिट भी सीएजी करेगा आपकी, अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी एनुअली, सेम आईपीएफ में जैसा पढ़ते थे। एनुअल रिपोर्ट जो बनेगी पूरे साल भर की एक्टिविटीज क्या की क्या नहीं की वो सब क्लियर करके सीजी को देना, सीजी एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट अटैच करके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगी। इस पूरे सेक्शन का कोई भी उल्लंघन करने पर, इस पूरे सेक्शन में तो पनिशमेंट दे ही नहीं रखी, जल्दबाजी में पनिशमेंट ही देना भूल गए। कंपनीज एक्ट में जिस भी सेक्शन में कभी पनिशमेंट नहीं दी होती है उसको 450 लग जाता है।
इज द कॉमन पनिशमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, इसके साथ आपका 132 एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें एज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जैसा नहीं मार्क कराऊंगी मैं। 134 पे आ जाओ। 134 में दो बातें करेंगे अपने, एक बोर्ड रिपोर्ट की बात करेंगे, दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएस। क्योंकि एफएस सीएफएस हम ऑलरेडी 129 में पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले ये वाला हिस्सा करा देती हूँ। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन साइन करता है एफएस सीएफएस पर? देखिए बोर्ड पहले अप्रूव कर देता है, लेकिन बोर्ड में तो 10-15 लोग हो सकते हैं, तो अब कितने लोगों की साइन करवाऊं मैं? तो इन्होंने कह दिया है साइन इनकी ही करवाना। चेयरपर्सन अगर ऑथराइज है तो उसकी, चेयरपर्सन नहीं ऑथराइज है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा उसकी साइन करवा लीजिएगा। देखिए सीईओ अगर डायरेक्टर है तो साइन करवा लीजिएगा, सीएफओ सीएस अगर कंपनी में अपॉइंटेड है तो साइन करवा लीजिएगा। ओपीसी के केस में क्या भाड़े में लाऊं क्या मैं इतने सारे लोग? तो उस केस में एक डायरेक्टर होगा तो भी काफी है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। इन लोगों की साइन करने के बाद में हम ऑडिटर को दे देते हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर क्या करता है, पीछे ऑडिट रिपोर्ट अटैच कर लेता है। एफएस सीएफएस ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट सब तैयार है। अब इसको घुमाओ मजे से, इशू करो, सर्कुलेट करो, पब्लिश करो। मतलब 134 होने के बाद 136 और 137 की स्कोप है। आपको मेंबर्स को और आपको आरओसी को जो भी देना है वो इसके बाद ही आप दे सकते हैं, उसके पहले दे सकते नहीं है। ये पार्ट 1 हो गया 134 का कंप्लीट। अब बात करेंगे 134 के पार्ट 2 की, विच इज बोर्ड रिपोर्ट। देखिए बोर्ड रिपोर्ट बहुत बड़ा सेक्शन है, इसका कंटेंट भी बहुत सारा हो सकता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए। एंड बहुत स्मार्ट मूव ये होगा, ओपीसी और स्मॉल कंपनी का कंटेंट कम था कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी को थोड़ी ही चीजें बोर्ड की रिपोर्ट में डालनी होती है, जबकि जो अदर देन ओपीसी और स्मॉल कंपनी है उसके अंदर ऊपर वाला तो सारा आता ही है सेम टू सेम, प्लस और भी बहुत सारे पॉइंट थे। तो मुझे जो काम के पॉइंट लगे वो मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिए। व्हाट यू कैन डू इज कॉमन आंसर लर्न कर लेना, ताकि अगर वो लोग कंटेंट पूछे भी तो आपका रॉन्ग भी नहीं हो, और अगर वो कंटेंट फॉर ओपीसी और स्मॉल कंपनी पूछे तो भी आपका रॉन्ग नहीं हो। स्मार्ट। देखिए वेब एड्रेस डाल दीजिएगा एनुअल रिटर्न का, कितनी साल भर में बोर्ड मीटिंग्स हुई थी वो। ये एक तरीके से बोर्ड अपनी सफाई दे रहा है बोर्ड रिपोर्ट में। फिर वो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो डीआरएस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कैसे याद करते हैं हम लोग? इसको हम लोग याद करते हैं एएस एपी एएआर जीसीए आईएफसी एलएनडआर। मतलब यहां पर छाती ठोक कर बोर्ड कह रहा है मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया। अगर मटेरियल डिपार्चर हुआ है तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल से इस साल कंसिस्टेंटली लगाई है, मेरे सारे जजमेंट्स और एस्टिमेट्स रीजनेबल है, मैंने सारे एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, असेट सेफ रहेंगे और फ्रॉड वगैरह भी पकड़े जाएंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पर मैंने एफएस प्रिपेयर करा है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मेरे एडिक्वेट भी हैं और चल भी रहे हैं। लॉ एंड रेगुलेशन के सिस्टम भी मेरे एडिक्वेट भी हैं और चल भी रहे हैं। तो ये हो गया आपका कंटेंट ऑफ डीआरएस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, और क्या चीजें डालते हैं अपन बोर्ड रिपोर्ट में? अरे 143(12) में याद है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना होता है। चार्ट के वो साइड पे आओ जहां सीजी के पास नहीं जाना है, यानी 1 करोड़ से कम का फ्रॉड। फिर अगर किसी ऑडिटर ने कोई एडवर्स रिमार्क दिए हैं तो बोर्ड भी तो अपनी टिप्पणी देगा। कंपनी कैसे, कंपनी का काम कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स वगैरह बता देगा, कितने डायरेक्टर आए, कितने डायरेक्टर छोड़कर गए। एनसीएलटी कोर्ट ने कहीं कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया क्या जिससे कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खलास हो रहा है, और रिलेटेड पार्टी के साथ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ओपीसी और स्मॉल कंपनी के अलावा वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसकी रिपोर्ट में ऊपर वाले तो सभी आएंगे ही, प्लस मैंने कुछ वैसे पॉइंट्स भी डाल दिए जिनका मुझे लग रहा था कि कहीं एमसीक्यू वगैरह में कोई स्कोप ना रह जाए। तो जैसे अगर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी या सीएसआर पॉलिसी वगैरह आपने बनाई है, वेबसाइट पे ही मेन सब कुछ है, तो आपको रिपोर्ट में सिर्फ क्या क्या डालना होता है? सेलिएंट फीचर्स, चेंजेस एंड वेब एड्रेस। वो वेबसाइट का एड्रेस तो दे दो जहां जाके पूरी डिटेल में पॉलिसी हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, डिविडेंड प्रपोज कितना किया, अमाउंट रिजर्व्स में कितना डाला, 123 आपके सिलेबस का था इसलिए डाल दिया। एनर्जी कंजर्वेशन कंपनी कैसे कर रही है, टेक्नोलॉजी कितना क्या एब्जॉर्ब करती है, और फॉरेन एक्सचेंज कितना आया कितना गया। अब बोर्ड और कमिटीज का सालाना एक एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। ये कौन सी कंपनीज को कराना है? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर का जिनका है, वही अपनी रिपोर्ट में ये वाली बातें लिखेगी। इसीलिए स्मॉल और ओपीसी का हिस्सा इसको नहीं बनाया। देन डिपॉजिट्स की डिटेल्स वगैरह और भी बहुत कुछ आता है इस रिपोर्ट के अंदर।
अब बोर्ड रिपोर्ट को साइन करने के रिलेटेड ना याद करें एफएस की साइनिंग वाले 4 पॉइंट, उसका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल दे। चेयरपर्सन ऑथराइज, 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक एमडी होना जरूरी है। ओपीसी के केस में एक ही डायरेक्टर काफी है। इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन करने पर कंपनी को 3 लाख का जुर्माना और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 134 भी, जो एक बड़ा सेक्शन था, लेकिन इसमें से याद 2 चीजें करनी है। मेन एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं 135 CSR पे। 135 भी एक बड़ा सेक्शन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन CSR जो है वो लिंक तोड़ता है। यानी अभी जो हम लोगों ने ये FS, CFS, बोर्ड रिपोर्ट सब तैयार कर लिया है। FS, CFS, ऑडिट रिपोर्ट तो अगले चैप्टर में तैयार करी थी, एंड बोर्ड रिपोर्ट, तो इनका बांटना वगैरह सब देख लेते हैं, फिर लास्ट में अपन चैरिटी की बात करेंगे। तो एक बार 136 पे आ जाओ। 4 चीजें जो हमने तैयार करी, FS CFS हमने 129 में तैयार करा, ऑडिट रिपोर्ट हमने 143 में तैयार करी, बोर्ड रिपोर्ट हमने 134 में तैयार करी। ये चारों चीजें हमें बांट देनी है 21 दिन के अंदर अंदर। किस किस को बांटेंगे? ऑब्वियसली मेंबर्स को। डिबेंचर होल्डर्स में सबको मत बांटना, सिर्फ ट्रस्टी को दे देना। और किसी को अगर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मिलने वाला है, जैसे कि ऑडिटर, डायरेक्टर्स, इनको भी बांट देना नोटिस। अब नोटिस देते हैं 21 दिन पहले मीटिंग का, उसी के साथ FS CFS ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट अटैच करके देना। अब 101 में हम नोटिस भी तो शॉर्टर पीरियड में बुला सकते हैं, तो FS का भी तो शॉर्टर पीरियड देने का ऑप्शन देना पड़ेगा ना। तो अगर किसी ने नोटिस वाला सेक्शन 101 देखा है तो सेम बात यहाँ पे आएगी कि अगर हमें शॉर्टर पीरियड में मीटिंग करवानी है तो क्या मैं शॉर्टर FS दे सकती हूँ? शॉर्टर FS देने के लिए एक रूल है। शॉर्टर FS देने के लिए रूल ये है कि 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये वाला जो पार्ट है ये मुझे देखना पड़ेगा कि कम से कम मेजॉरिटी इन नंबर, यानी जितने लोग हैं उसमें से 50% से ज्यादा, प्लस जिनका 95% पेड अप शेयर कैपिटल या 95% टोटल वोटिंग पावर, दोनों में से एक, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप की कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 दिन की बात हमें करनी है, 14 डेज रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल कंपनी के केस में, 21 डेज, सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 डेज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं FS ऑफ सब्सिडियरी की। FS ऑफ सब्सिडियरी भी दे देना इन चारों के साथ में, FS CFS ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सब्सिडियरी की FS भी दे देना अगर मेंबर मांग रहा है तो ही। तो क्या रूल देखा हमने? FS CFS ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट 21 दिन पहले पहुंचा देना है हर एक इंसान को, लेकिन 21 दिन से कम पीरियड कब अलाउड होगा? जब 50% से ज्यादा मुंडियां, 95% पेड अप शेयर कैपिटल या 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये कब देखना होता है? व्हेन नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो। और ये वाली लिमिट कब देखनी होती है? जब शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो। तो इनमें से इतने लोग अगर अलाउ कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 दिन हो जाएगा। FS ऑफ सब्सिडियरी अगर मेंबर मांग रहा है तो इसके साथ अटैच करके आपको दे देनी होगी। ओके, अब सर्कुलेट करवाएं कैसे? तो देखिए, मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऐसा होगा कि लिस्टेड कंपनीज के केस में या पब्लिक कंपनी के केस में लोग कह रहे हैं जिसमें नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बड़ी कंपनी है, कह रहे हैं आपके यहाँ तो यार डीमैट होगा ना, डीमैट में ईमेल दिया होगा मेंबर्स ने, मेल आईडी पे डालो ना, इतना कौन प्रिंट आउट देता है। और अगर बिना डीमैट वाले भी मान गए हैं राइटिंग में तो इनको ईमोट से दे डालो। अच्छा, जो नहीं मान रहे हैं या फिर अगर आपकी कंपनी ही छोटी है तो बाकी सबको फिजिकल कॉपी दो। अगेन 21 दिन पहले घर पे वो सारी डिटेल्स आपको पता है। लिस्टेड के केस में तो काम और सॉर्ट कर दिया। बोले लिस्टेड के केस में इतना फुल डिटेल भी कौन देता है? लाखों मेंबर्स को घर पे मेल आईडी में इतना बड़ा बड़ा FS भेजोगे, लोड ही नहीं होता। आप एक काम करो, इतना भी काफी होगा। कितना काफी होगा? सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे 21 दिन पहले तैयार रख देना और मेंबर्स को घर पे क्या भेजोगे? AOC 3 या AOC 3A उनकी आईडी पर। अगर कोई फुल मांगे होंगे 3-4 पंचायती, उनको पूरे भेज देना, बाकी सबको इतना दे दिया तो भी काफी। ले भैया, लिस्टेड के केस में लेकिन एक काम और है, आपको वेबसाइट पे FS CFS ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट और सभी सब्सिडियरीज के ऑडिटेड अकाउंट्स चढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैम सब्सिडियरी इंडिया के बाहर की रही तो उसके रिलेटेड कुछ खास बातें हैं और ये जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट एरिया, कि अगर कंपनी को CFS बनाना है तो CFS प्लेस कर देंगे उस फॉरेन सब्सिडियरी का। ऑडिट नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए हम ऑडिट नहीं करवाएंगे, जो अनऑडिटेड है वही चेप दो। लेकिन ये 2 बातें बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश के अलावा कोई भाषा है तो भैया इंग्लिश के अलावा तो समझ नहीं आएगी ना, इस केस में तो कराना ही पड़ेगा ट्रांसलेशन।
और फॉर्मेट जितना हो सके कंपनीज एक्ट के हिसाब से यानी शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, रीजन लिख दो क्यों नहीं हो रहा, इतना ही बता दो तो काफी है। इस पूरे सेक्शन की उल्लंघन करने पर पेनल्टी कंपनी 25,000, ऑफिसर 5,000। इसमें खास एरिया इंट्रोड्यूस किया गया और इसको रिसेंटली आईसीआई टेस्ट भी कर रही है। निधि कंपनी के केस में ऐसा बोला है कि अगर मेंबर्स जॉइंटली या इंडिविजुअली कम शेयर्स होल्ड करते हैं तो क्यों मेहनत कर रहे हो उनको पर्सनली घर पे भेजने का। 1000 से ज्यादा फेस वैल्यू हो या फिर 1% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो तो उनको पर्सनली भेजो। आईसीआई का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर दोनों लिमिट से कम है तो पर्सनल नोटिस मत देना, दोनों लिमिट से कम है तो पर्सनल नोटिस मत देना। ऐसे में क्या काफी होगा, एक तो न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दो डेट टाइम वेन्यू एजीएम कब हो रही है, ये छोटे वाले शेयर होल्डर्स खुद ही पढ़ लेंगे। और एफएस वगैरह भी उनको घर पे मत भेजो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओपन कर दो, नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, ऐसा ऐसा है कब कहाँ कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेंबर जब आएगा मीटिंग में तो उसको इन पर्सन या प्रॉक्सी दोनों से वोट करना अलाउ कर देना। ये बात हो गई है आपकी 136 में कंप्लीट। अब 137 में तो हमको आरओसी को जमा कराना है। क्या जमा करना है, एफएस जमा करने हैं। एफएस के साथ आपकी सब्सिडियरी के अकाउंट्स वगैरह भी जमा करने होते हैं जिसकी बात मैं बाद में बताऊंगी आपको। एफएस जमा करना है, कौन से फॉर्मेट में जमा करना है, एओसी 4 या एओसी 4 सीएफएस। सीएफएस जमा करोगे तो एओसी 4 सीएफएस में और एओसी 4 में एफएस जमा करोगे। आरओसी को जमा करना है, आरओसी को जमा कब करना है पहले वो बता देती हूँ। एजीएम हो गई, एफएस अडॉप्ट हो गए तो 30 दिन में, पर ये तो थी आम जिंदगी कि एजीएम हो भी गया, एफएस एक बार में अडॉप्ट भी हो गई तो 30 दिन में फटाफट एजीएम के हम लोगों ने फाइल कर दिया। मान लेते हैं या तो एजीएम पर एफएस अडॉप्ट नहीं हुए या फिर एजीएम अडजर्न हो गई, तो अब आपकी मेहनत बढ़ेगी क्योंकि एक बार प्रोविजनल बेसिस पे 30 दिन में आपको फाइल करना है, फिर अडॉप्टेड एफएस को वापस एडजर्न्ड एजीएम से 30 दिन में फाइल करना है, मतलब 2 टाइम्स। अगर एजीएम ही नहीं हुई तो आपका काम और बढ़ गया। एक तो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, साथ में रीजन भी देने हैं एजीएम क्यों नहीं हुई, और फिर लास्ट दिन जब एजीएम हो जानी चाहिए थी विच इज सितंबर एंड, वहां से 30 दिन में यानी अक्टूबर एंड पे आपको फाइल तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भैया एजीएम ही नहीं हुआ तो मैं क्यों फाइल करूं। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाला पार्ट पूछा जाता है। 137 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसका ये पार्ट भी टेस्ट करते हैं, ये पार्ट भी टेस्ट करते हैं, और अभी जो मैं एक और पार्ट करवाने वाली हूँ ये भी टेस्ट करते हैं, फॉर्मेट वाला भी। अब फॉर्मेट एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फाइल करना पड़ता है। किसको फाइल करना पड़ता है, लिस्टेड कंपनी और उनकी इंडियन सब्सिडियरीज। पेड अप कैपिटल जिसका भी 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और अगर आपको इंड एएस लगते हैं तो भी, और जिंदगी में एक बार भी आपको एक भी लिमिट हिट हो गई तो आपको आजीवन एक्सबीआरएल में ही फाइल करना है। किसको छूट है, एनबीएफसी, एचएफसी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को छूट है। तो ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले में से दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं ये तीसरा वाला पार्ट जो वैसे आपको करा चुकी हूँ, पर यहाँ पर वापस रिपीट हो रहा है कि हमें एफएस के साथ साथ फॉरेन सब्सिडियरी के अकाउंट्स भी अटैच करके आरओसी को देने होते हैं। ऑडिट उसे नहीं करवानी, कोई बात नहीं, अनऑडिटेड फाइल कर देना। लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा है, ट्रांसलेट कॉपी फाइल कर देना। फॉर्मेट अगर कंपनीज एक्ट वाला नहीं है तो जितना हो सके सेम करके देना, नहीं हो सके तो रीजन कोड कर देना। तो बिल्कुल सेम वाला पार्ट यहाँ पर भी आ जाता है। इस पूरे सेक्शन के केस में ओपीसी में तो एजीएम होती ही नहीं है, तो उस केस में कब फाइल करेंगे, 180 डेज। मतलब इसको जो 30 एक्स्ट्रा दिन मिलने वाले थे एजीएम के बाद वाले वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एजीएम ही नहीं हुई, तो तू तो 180 दिन में फटाफट फाइल कर दे। पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन की, कंपनी को 10,000, कंटिन्यूइंग फेलियर में 100 प्रतिदिन, मैक्सिमम 2 लाख। एमडी सीएफओ को 10,000, 100 प्रतिदिन, मैक्सिमम 50,000। एमडी सीएफओ नहीं है तो डायरेक्टर को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रखी है तो सारे डायरेक्टर्स। ये हो गया आपका 137 भी। देन आता है 138 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसको कराना है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें भी ये वाला पार्ट भी पूछते हैं, ये वाला भी पूछते हैं, ये भी दे देते हैं, कभी कभी लिस्टेड दे देंगे क्वेश्चन में और फिर लिमिट्स देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, लिस्टेड ने तो गुनाह किया है, उसको तो इंटरनल ऑडिट करानी है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, साल में 2 बार ऑडिट होगी। एक आपके कंपनी के अंदर का कोई बंदा ऑडिट कर रहा है, एक आप अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा। आईएफएससी को तभी कंप्लाई करना है जब आर्टिकल्स ने बोला है। अब इसमें लिमिट कैसे याद रखते हैं, लिस्टेड कंपनीज को तो करवानी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में ध्यान रखिएगा 25, 50, 100, 200।
और प्राइवेट कंपनी को सिर्फ बड़ी वाली 2 लिमिट्स लगती है, 100 और 200, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को हम कम से कम पालन करवाना चाहते हैं, तो बड़ी लिमिट लगा दो ताकि जल्दी से पकड़ी नहीं जाए। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में क्या बोला है, डिपॉजिट 25 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, लोन बैंक और एफआई से 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़। देखिए डिपॉजिट किसी भी वक्त या लोन किसी भी वक्त अगर लिमिट के ऊपर चला गया एक भी बार साल में, तो भी अगले साल आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है। 25, 50, 100, 200, जिसमें सबसे बड़ी लिमिट 200 हमेशा टर्नओवर होगी। डिपॉजिट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है तो वो सबसे छोटी लिमिट होगी। अब आप खुद का पैसा ज़्यादा लगाओगे कि मांगोगे ज़्यादा, तो मांगने वाला 100 करोड़ है और खुद का कम लगाया 50 करोड़। ये हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबकी लिमिट्स याद करने का तरीका। कौन कर सकता है, कोई रोक टोक ही नहीं। सीए कर ले, सीएमए कर ले, कोई भी प्रोफेशनल जो बोर्ड बोल रहा है ये कर सकता है, उससे ही करा लो। एम्प्लॉय भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस की भी कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा। प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट इसका तो काम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये लोग कंसल्टेशन में स्कोप, फंक्शनिंग, कितने पीरियड में करना है, कैसे करना है, सब आपस में ही तय करते हैं। मतलब इसीलिए तो इंटरनल ऑडिट कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, तभी तो ये इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई, और इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम अलग ही है और उसका अलग ही मैंडेट है, जिसके लिए पूरा चैप्टर, पूरी लिमिट्स, पूरे डिस्क्वालिफिकेशन सब अलग से अपन करते हैं। ये आपका 138 हो गया। अब आ जाते हैं अपन आखिरी सेक्शन CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बिग सेक्शन, इसीलिए इसमें हमें मार्क करना पड़ेगा। पढ़ाऊंगी सब कुछ लेकिन मार्क करेंगे कि याद क्या क्या करना है। CSR IFSC कंपनी को नहीं करनी चैरिटी, 5 साल के लिए छूट दे दी ताकि वो ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिले। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये CSR के अंदर में चैरिटी के लिए एक शेड्यूल 7 दे रखा है, जो बहुत बड़ा शेड्यूल है, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। सम ऑफ द फ्यू थिंग्स जो चैरिटी जैसा आपको डिनोट कराता है वो शेड्यूल 7 में हम देख लेते हैं। हंगर के लिए, पॉवर्टी के लिए, हेल्थ केयर सैनिटेशन के लिए कुछ किया, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अनाथ बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स जो भी वॉर लड़ते थे उनके लिए, वॉर विडोज के लिए, गांव में पैरालंपिक, ओलंपिक, PMNRF, ऐसा कुछ भी आप करते हैं वो सब शेड्यूल 7 में चैरिटी का पार्ट बनता है। अब चैरिटी करनी किसको है, जो भी पकड़ी जाएगी इस लिमिट के अंदर। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका पिछले साल में नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ क्रॉस किया है, तो कैसे ध्यान रखते हैं इसको, 5, 500 डबल करके 1000, 5, 500, 1000, या फिर उसका अनस्पेंड CSR अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसको एक कमेटी चाहिएगी जो ये फैसले ले कि पैसे को कैसे कहाँ स्पेंड करना है। शेड्यूल 7 में बड़ी सी लिस्ट थी, मैं किधर करूँ चैरिटी मुझे बता दे। ना सिर्फ कंपनी, उसका पूरा परिवार पकड़ा जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडियरी। इनफैक्ट अगर इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हो तो भी आपकी ये लिमिट सेट हो गई, तो आपको कमेटी बनानी है। पर कमेटी बना के चैरिटी कितनी करनी है, चैरिटी कितनी करनी है वो यूजुअली होता है पिछले 3 साल का बिफोर टैक्स वाला नेट प्रॉफिट लेकर उसका 2%। मान लेते हैं अगर ये लिमिट 50 लाख से भी कम आ गई तो कहेंगे यार 50 लाख तो कंपनी खड़े खड़े खर्च कर देगी, बोर्ड अकेले ही कर देगा, CSR कमेटी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ही कर लेगा। अब मान लेते कमेटी बनानी है तो इस कमेटी में होगा कौन कौन, कम से कम 3 डायरेक्टर्स रखिए जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। पर अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं रखना तो फिट्टे मुंह 2 डायरेक्टर्स भी काफी है। प्राइवेट कंपनी है तो 2 ही डायरेक्टर होते हैं, भाड़े का तीसरा क्यों मैं लेकर आऊं इस सेक्शन के लिए। फॉरेन कंपनी में भी 2 ही लोग काफी हैं, एक पर्सन जिसमें इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए ताकि हम उसे नोटिस वगैरह दे सके, और दूसरा पर्सन जो भी फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगी वो चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन चीजों को चैरिटी नहीं मानते हैं। देखिए चैरिटी के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं आएगी जो आपने इंडिया के बाहर करी है, एक्सेप्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग करवा रहे हो, वो इंडिया को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा तो चलेगा। एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हो ताकि तुम्हारी कंपनी को फायदा हो, इसको चैरिटी नहीं बोलते। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कि घूस दे रहे हो, करप्ट इंसान, इसे चैरिटी नहीं बोलते। नॉर्मल कोर्स में कोई भी बिजनेस किया तो उसे मार्केटिंग बोलते हैं, हीरो, उसे चैरिटी नहीं गिनाते। लेकिन एक चीज है जिसको चैरिटी बोला, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है फिर भी आपने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए काम किया है किसी एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ और उसकी डिटेल अपनी बोर्ड रिपोर्ट में तुमने दिखा दी है तो वो चलेगा। स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग के फायदे मिलने वाले, IPL की टी-शर्ट के पीछे अपना नाम लिखवा देना कोई चैरिटी थोड़ी होगा। अच्छा, कानून ने कोई ऑब्लिगेशन दिया था
जैसे लेबर लॉज के तहत आपको ईपीएफ में पैसा डालना है या डिविडेंड बांटना था उसको आईपीएफ में डालना है, तो वो सब कोई चैरिटी नहीं होता। या एक लौता कोई इवेंट आपने करा दिया, एक मैराथन भगवा दी या एक अवार्ड शो होस्ट कर लिया, तो दिस इज नॉट सीएसआर एज पर 135। ओके, अब आपको स्पेंड कितना करना था वो बता दिया मैंने आपको। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है, बिफोर टैक्स वाला एवरेज करना है, 2% लगाना है। इसमें 2 चीजें निकाल दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आती है। नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में 2 चीजें कौन सी नहीं आती? अगर आपकी कोई ओवरसीज ब्रांच ने कमाकर आपको कुछ भेजा है, क्योंकि इंडिया में कमाया ही नहीं तो इंडिया में चैरिटी क्यों करूं मैं उसकी। दूसरा, अगर मुझे इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है जिसने खुद ने उस पैसे पे ऑलरेडी चैरिटी कर दी, तो 2 बार चैरिटी हो जाएगी। इससे अच्छा इसको मैं नेट प्रॉफिट से ही एक्सक्लूड कर दूं ताकि ये 2% की कैलकुलेशन में आए ही नहीं। अब कोशिश करिएगा, आप प्रेफरेंस दीजिएगा अपने लोकल एरिया को। आपका लोकल एरिया सुधरेगा तो आप ही का बिजनेस अच्छा होगा। अब चैरिटी करते 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 चैरिटी की प्लानिंग में और दूसरे खर्चों में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में ही इतने खर्चे कर दिए कि चैरिटी के लिए पैसा ही नहीं बचा। ऐसा ना हो सके इसीलिए इस सेक्शन ने कैप कर दिया लिमिट। बोले मैक्सिमम 5% ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हो सकता है। पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता क्या है? जितने भी जनरल मैनेजमेंट के खर्चे हैं, इसमें डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन वाला नहीं आएगा, बाकी सारे खर्चे आएंगे। ओके, अब मान लेते हैं चैरिटेबल इवेंट आपने कोई किया, करते करते आपसे प्रॉफिट हो गया। आपने कोई फुटबॉल शो रखा, स्टार्स को बुलाया, टिकट्स बेची, चैरिटी इवेंट था और बहुत लोगों ने टिकट खरीद ली, बहुत प्रॉफिट हो गया। तो क्या मैं इसे बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा समझ लूं? कतई नहीं। इसे चुपचाप सेम प्रोजेक्ट में या तो वापस डाल दो, या फिर मैं अभी आपको 2 फंड्स से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, एक सीएसआर अनस्पेंट फंड और एक शेड्यूल 7 फंड। इन दोनों में से किसी फंड में चुपचाप डाल के छोड़ देना। याद रखिएगा, अगर गलती से आपसे 2% से ज्यादा स्पेंड हो गया तो आप उसे अगले सालों के 2% के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें। अभी जिस सरप्लस की मैंने बात की वो नहीं होना चाहिए। सीएसआर को बिजनेस मत बना दो कि एक चैरिटेबल इवेंट किया, उससे प्रॉफिट कमाया, अगले 3 साल का सॉर्ट हो गया। सेट ऑफ कर सकते हो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जहां पे 3 साल तक ही अलाउड होता है। फिर बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया। बोर्ड ने अगर एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है एक्सेस स्पेंड के हिसाब से, हम लोग करने वाले हैं आगे साल में भी सेट ऑफ, हम 1 साल में ही ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि अगले साल की भी चैरिटी हो जाए, तो चलेगा, सेट ऑफ इज अलाउड। ये तो तब हुआ जब आपसे एक्सेस स्पेंड हो गया। व्हाट इफ आपसे मिनिमम स्पेंड भी नहीं हो पाया? तो एक तो बोर्ड रिपोर्ट में रीजन लिखना कि क्यों नहीं हो पाया। फिर हम देखेंगे सबसे पहले तो कि ये एक साधारण 1 साल में करने वाली चैरिटी थी या 1 से ज्यादा साल में चलने वाला ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है जिसकी मैक्सिमम टाइमलाइन होती है 3 साल। जिस साल में उसको शुरू किया था उसको इग्नोर करके अगले 3 साल तक आप इसे कर सकते हैं। इनिशियली अगर कोई मल्टी ईयर नहीं बनाता लेकिन वो प्रोजेक्ट खिंच गया 1 साल से ज्यादा रीजनेबल जस्टिफिकेशन की वजह से, तो उसे भी आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मान सकते हो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में तो आपको 3 साल का टाइम देंगे ये लोग यूज करने के लिए, पर आप उस पैसे को कहीं और ना वेस्ट कर दें, इसलिए इन लोगों ने एक रूल बनाया है, चुपचाप अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल देना 30 दिन के अंदर अंदर, साल खत्म होते ही, और उसे 3 साल के अंदर यूज कर लेना। नहीं यूज किया तो शेड्यूल 7 में सरकार को दे दो चुपचाप, 3 साल खत्म होते ही 30 दिन के अंदर अंदर, ताकि सरकार इसको मस्त यूज कर ले। और अगर 1 साल वाला ही था आपका और आपने उस साल में यूज नहीं किया, तो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 7 में जो फंड्स दे रखे हैं, पीएम एनआरएफ, पीएम केयर्स, वो सब में पैसा डाल देना। अब क्या बच गया है इसके अंदर में? इसमें कुछ बेसिक बातें बच गई है इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग वगैरह के रिलेटेड, जो कुछ खास नहीं है। सीएसआर एक्टिविटी करवाओगे कैसे? या तो कंपनी खुद कर सकती है अपनी ही कंपनी के अंदर के हिसाब से, या फिर वो अपनी खुद की कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी खोल सकती है। सरकार की एंटिटी के थ्रू भी कर सकती है। देखो, ट्रस्ट, सेक्शन 8 या सोसाइटी आप अपनी खुद की भी खोल सकते हो, किसी और के साथ मिलके भी खोल सकते हो, सरकार की भी बनाई हुई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी से करवा सकते हो, या फिर एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 8 सोसाइटी, ट्रस्ट, ऐसा सब है सेक्शन 8 कंपनी, उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करते हुए, तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हो। अगर 2 कंपनीज ने मिलकर साथ में कोई सेक्शन 8 कंपनी खोली है तो उनको सेपरेट रिपोर्टिंग आनी चाहिए, वरना क्या पता चलेगा किसका 2% हुआ किसका नहीं हुआ, तो सेपरेट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब मान लेते हैं अगर आप खुद से करना चाहते हैं चैरिटी, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल पे CSR 1 फाइल करना पड़ेगा, CA, CS, CMA से वो वेरीफाई कराकर
तब जाके एक यूनिक CSR नंबर जनरेट होगा और वो यूनिक CSR नंबर यूज करके ही अब आप आगे चैरिटी कर पाओगे। अब चैरिटी कर लिए आपने, सब कुछ हो गया, इसके फाइनली लास्ट में रिपोर्टिंग आती है। रिपोर्टिंग कहाँ करनी पड़ती है? बोर्ड रिपोर्ट में CSR का हिस्सा होता है, फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट में एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा होता है CSR, वो करना पड़ता है। अब मान लेते हैं सपोज बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस का कभी आप बोर्ड रिपोर्ट खोल के देख लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसके CSR ऑब्लिगेशंस भैया करोड़ों में जाते हैं। अगर किसी कंपनी ने ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में हर साल 10 करोड़ के आसपास की चैरिटी करी है, तो भैया उसका तो अब असर होने लगा होगा सोसाइटी में। तो ये लोग कहते हैं काम करिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाइए और हर प्रोजेक्ट जिसकी मात्रा, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की थी और जो जस्ट अभी खत्म हुआ है, खत्म होके 1 साल भी नहीं हुआ है, उसका तुरंत इम्पैक्ट असेसमेंट करा लो। इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के बाद बोर्ड को भेजकर उसे इस एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बना दीजिएगा। लेकिन इसको करने में खर्चा बहुत ज़्यादा मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया है तो खर्चा ही 50 लाख, 2% ऑफ CSR एक्सपेंड, विच एवर इज हायर से कम होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट बता दी, खर्चा बता दिया, रिपोर्टिंग बता दिया। अब कुछ और बेसिक बातें। ड्यूटी, CSR कमेटी जो बनी थी उसकी क्या ड्यूटी थी भैया? उसे पॉलिसी बनाना है, अमाउंट रेकमेंड करना है, पॉलिसी कंप्लाई हो रही है कि नहीं मॉनिटर करना है, एनुअल एक्शन प्लान बना के दे दे तू बोर्ड को, चुपचाप सबमिट कर दे कि काम क्या करना था, कौन सा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, कैसे हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन, खर्चा कितना कब करना है, स्केड्यूल, और पूरा मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ध्यान में रख के इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सब CSR कमेटी का ही काम था। बोर्ड का तो काम था अप्रूव करने का, बोर्ड रिपोर्ट में कंटेंट डिस्क्लोज करने का और वेबसाइट पे कंपोजिशन, पॉलिसी, प्रोजेक्ट ये सब डालने का, ये देखने का कि एक्टिविटी सिर्फ बोली नहीं जा रही है, एक्चुअली में हो रही है। जिस पर्पस के लिए जो खर्चा हुआ था वो जेन्युइनली उसी पर्पस के लिए हो रहा है, ऐसा CFO साइन भी करके देता है। मैं गारंटी लेता हूं कि हमने जिस पर्पस के लिए फंड डिसबर्स किया था उस पर्पस के लिए यूज किया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं और उनका जितना खर्चा जिस साल में हो जाना चाहिए हो रहा है कि नहीं, और अगर उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता तो वो मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। तो कमेटी का भी रोल बता दिया, बोर्ड का जो सुपरवाइजरी पावर्स है और जो ओवरराइडिंग पावर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है आपका, मान लेते हैं कोई कंपनी बहुत चंटी थी, उसने क्या किया, CSR के नाम पे लैंड और बिल्डिंग खरीद के रख लिए, बोले हम इस लैंड पे गरीबों को खाना खिलाते हैं या उनका शेल्टर होम बनाते हैं। अब हुआ क्या, चैरिटी के टाइम पे चैरिटी भी हो गई और बाद में वो शेल्टर होम या घर जो है वो यूज भी कर लेगा कंपनी अपने लिए। ऐसा ना हो सके इसलिए इन लोगों ने रूल बना दिया कि कैपिटल एसेट कंपनी के नाम पे नहीं हो सकता। जिस सेक्शन 8 ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू जिसके पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है, या तो उसके नाम पे कर दीजिए आप वो एसेट, या फिर बेनिफिशियरी जिसके लिए आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई गरीबों का ग्रुप है, कोई SC ST है, उसके नाम पे कर दीजिए, या फिर सरकार को दे दीजिए, किसी पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे कर दीजिए। जब ये लॉ आया था उससे 180 डेज के अंदर अंदर ऐसा आपको कर देना था, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज का और आपको एक्सटेंशन मिल सकता था अगर आपके पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एसेट आप अपने नाम पे नहीं रख सकते। ये पूरा सेक्शन करने के लिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हायर कर सकते हैं, डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन ये सब करने के लिए, या फिर अपनी टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कि वो चैरिटी ढंग से कर सके। अगर कोई फॉरेन होल्डिंग कंपनी CSR का खर्चा इंडिया में करती है इंडियन सब्सिडियरी के बिहाफ पे उसके थ्रू, तो माना जाएगा कि बराबर ही है। इसके साथ इस पूरे सेक्शन को ना मानने पर उसकी पेनल्टी कंपनी को 2 times द अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, 1/10 ऑफ द अमाउंट, मतलब अगर आप खर्चा नहीं कर पाए, स्पेंड नहीं किया आपने, तो 1/10 ऑफ द अमाउंट और 2 lakhs विच एवर इज लोअर, ये पेनल्टी आपको लग जाएगी। इसके साथ हमने CSR का सेक्शन भी कर लिया है कंप्लीट। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा मक्खन की तरह कंप्लीट होता है 1 घंटे से कम के अंदर में। अब आपको ये फाइल यहाँ पे लिंक में मिल जाएगी जिसके अंदर में स्टार मार्क्ड होंगे वो टॉपिक्स जिन पे ICAI सबसे ज्यादा क्वेश्चन करती है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा हमारे लॉ के 2 चैप्टर्स अब सिर्फ अपलोड करने बाकी हैं, वील बी डूइंग दैट सून। बाय बाय, टेक केयर।